न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया में आज हम चर्चा करेंगे यूएसए के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करने के बारे में। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उनकी डायरेक्शन पर एक हमला किया गया वेनेजुएला के ऊपर, और जो वेनेजुएला के इलेक्टेड राष्ट्रपति हैं उनको उठा के यूएसए में ले आया गया। और ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर यूएसए में ट्रायल होगा, क्योंकि वो ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे यूएसए में, और कुछ और चार्जेस उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं। ये एक्शन एक तरह से अमेरिका के लिए या डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ऐसा हो सकता है कि वो अपना इसको सेलिब्रेशन टोन में पेश करें, सेलिब्रेशन मूड में पेश करें कि उन्होंने बहुत बड़ी एक जीत प्राप्त कर ली है, और जो अपने एक नेबरिंग कंट्री है उसको जो उनकी बात नहीं मान रहा था उसको उन्होंने एक तरह से अबडक्ट कर लिया है। और इसका मैसेज उन्होंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है बाकियों को भी दे दिया है कि अगर वो भी इस तरह का बिहेवियर रखेंगे यूएसए के साथ तो उनको भी इसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। परंतु ये एक्शन जो है अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्शन नहीं है, क्योंकि ये हमें ले जाता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले दौर में, जब इम्पीरियलिज्म का दौर था, जब ये होता था कि कोई भी ताकतवर देश दूसरे देश के ऊपर हमला करके उसको अपने कंट्रोल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ले ले। उसके बाद जब यूएनओ फॉर्म हुआ तो एक यूएनओ का चार्टर है कि कोई भी सॉवरेन कंट्री जो है जिसको यूएनओ ने रिकग्निशन दी है उसके ऊपर इस तरह से हमला करके वहाँ की जो राजपलटा है या वहाँ की आप अपने अंडर नहीं ले सकते हैं। वेनेजुएला को क्यों इस ढंग से जो है उसके ऊपर क्यों हमला हुआ, इसका मेजर रीज़न है ऑयल। वेनेजुएला में दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल है, और वहाँ पर ऑयल वेल्स जो हैं वो उनके ऊपर एक वक्त था जब यूएसए की जो कंपनीज हैं उनका कंट्रोल था। वो वहाँ से तेल निकाल के बाकी जगह बेच रहे थे। परंतु जब ये एक सरकार आई, इससे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे उनका एक तरह से अपने ही स्टाइल में सोशलिस्ट जो सोच थी उसके अधीन उन्होंने सभी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, और उनको जो है एक ऑफर दी कि वो अपना पैसा ले जाएं और ये कंपनीज यहाँ पर छोड़ जाएं। तो उस ढंग से उन्होंने यूएसए को इस सिस्टम से बाहर कर दिया। यूएसए तब से ही किसी परेशानी में है, और अब जो है जो करंट राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के, वह अपना एक इंडिपेंडेंट पोजीशन ले रहे थे। वह जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन लेके रखे हुए थे। और जब पिछले कुछ समय में जब जो बॉर्डर के ऊपर जो है अमेरिका ने अपनी फौज लगाई तो उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं करी, और वो ओपनली ये कहते थे कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हम जो है ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में अपनी ढंग से अपने तरीके से बेचेंगे, जिसके ऊपर यूएसए को इतराज़ था। यूएसए एक्चुअली ऑयल वहाँ का लेने के साथ साथ एक तरह से वो जो पॉलिटिक्स ऑफ डेप्रिवेशन है, जो बाकियों को ये चीज़ ना मिले, इसके कंट्रोल में भी लगा हुआ है। जैसे कि चाइना है या भारत है या कुछ और देश हैं जो उनके मुताबिक नहीं चल रहे थे, तो इनको जो है ऑयल की ज़रूरत है, या फिर ये इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल लेके जाते हैं। तो
यूएसए को ये था कि इन कंट्रीज़ को ऑयल ना मिले। पहले उन्होंने रशिया के ऊपर जो है सैंक्शंस लगाए और ये बता दिया कि जो भी कंट्री रशिया से ऑयल खरीदेगा उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे। तो चाइना जैसे खरीद रहा था रशिया से तेल, या फिर इंडिया भी खरीद रहा था, तो इन कंट्रीज़ को भी उसने धमकाया और एक तरह से जो टैरिफ वॉर है वो शुरू कर दी। और चाइना के क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है, वो दुनिया में दूसरे नंबर की इकोनॉमी है अब, और वो जो है यूएसए को एक तरह से कंपटीशन दे रहे हैं, तो उनके लिए ये एक तरह से बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है और वो नहीं चाहते कि चाइना को इस ढंग से जो है ऑयल इंटरनेशनल से उनकी मर्जी के बिना मिले। तो इसलिए एक तरह से जैसे एक साइड में वो वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ से वो रशिया और चाइना को डिप्राइव करने के लिए भी काम करने की उनकी नीति चल रही है। तो अभी ये सब तो चलो एक साइड में है कि आप ये नहीं चाहते हैं, आप वो भी नहीं चाहते हैं, परंतु एक सॉवरेन कंट्री के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को इस ढंग से उठा लेना उसी के देश में जाके, ये एक तरह से जैसे होता है कि एक तरह की अबडक्शन है, जो जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स करते हैं या कोई और जो है वो करते हैं गैंगस्टर्स का एक हिसाब से, ये अगर कुछ थोड़ा और स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करना हो तो ये गैंगस्टरिज्म है एक्चुअली, या फिर इसको कहा जाए तो ये इंपीरियलिज्म है, डायरेक्ट पावर का इंपीरियलिज्म है। ये नहीं है कि इंपीरियलिज्म का सेकंड वर्ल्ड वार के बाद अंत हो गया, उसके इनडायरेक्ट मोड्स थे जैसे इकोनॉमिक कंट्रोल करना, कल्चरल कंट्रोल करना, परंतु इस ढंग से फोर्स का यूज करके, आर्मी का यूज करके एक तरह से दूसरे कंट्री को अपने मुताबिक चलाना, जैसा कि अभी ट्रम्प बोल रहे हैं कि अब जो वेनेजुएला को अमेरिका अपने ढंग से चलाएगा और किसी अपनी जो उनकी बात माने पिट्ठू सरकार को वहाँ पर लगाएगा। तो ये एक्चुअली जो पुराना मोनार्किक सिस्टम होते थे जहाँ राजे जो होते थे और एक तरह का वो एम्पीरियलिज्म जो हमने पिछले कई सालों में देखा है, जिसका लीडर तब जो यूके था और उसमें फ्रांस और बहुत सारे कंट्री इस दौर में लगे हुए थे, और इवन जो मिडल ईस्ट है वहाँ में भी कुछ फोर्सेस थी। तो ये सब जो है उसी दौर का हमें याद दिलवा रहा है। और पिछले ये एक तरह से पहला काम नहीं है, इससे पहले इराक में भी यूएसए ने इसी ढंग से किया था, परंतु ये उससे भी आगे बढ़ के है, क्योंकि इराक में तो अमेरिकन फौज ने जाके वहाँ पर सीधी लड़ाई करी, वहाँ पर एक लंबा डिस्कोर्स चलाया, नैरेटिव क्रिएट करा, परंतु यहाँ तो सीधे सीधे उन्होंने जाके राष्ट्रपति को ही उठा लिया, बाकी जो है युद्ध तो हुआ ही नहीं, तो इस तरह का जो खेल है, ये एक जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़ा उबाल लाने वाली बात है। और अभी जो हालात आगे के लिए बन रहे हैं ये कुछ पॉजिटिव मैसेज नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इसका विरोध किया जाता है, अगर कुछ फोर्स जो कंट्रीज़ हैं वो इसका स्ट्रांगली विरोध करते हैं और एक आर्मर्ड कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, तो इसका एक खतरा है कि वर्ल्ड वार लग जाए। और अगर वो कुछ भी नहीं करते हैं तो इससे अमेरिका को एक तरह की खुली छुट्टी मिल गई कि वो आगे जिस भी कंट्री में चाहे ऐसा कर सकता है। जैसे कोरिया का एक जो है कंट्री, नॉर्थ कोरिया है, या फिर दूसरे कुछ कंट्रीज़ हैं, ईरान है, या फिर उसी की बगल में क्यूबा है, इन सब के जो है इस तरह के ऑपरेशंस सीधे
भी किए जा सकते हैं। जो एक्चुअली ये है कि इसमें यूएसए भी शायद उतना कुछ मतलब जो है एक तरह से ना तो ऑनर गेन कर रहा है, क्योंकि जिस ढंग से यूएसए अपनी आइडियोलॉजी वर्ल्ड ओवर प्रेजेंट करता रहा है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया की सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी है, और वो वैल्यू करते हैं सॉवरेनिटी दूसरे कंट्रीज़ की, और एक तरफ जो कई दूसरे कंट्रीज़ को वो श्योरिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे यूक्रेन है, वो रशिया के अगेंस्ट वॉर में अपने आप को लीडर बता रहा है कि वो यूक्रेन को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उसकी, तो उसकी सिक्योरिटी कहाँ रह जाएगी अगर कल को वो बेशक रशिया और यूक्रेन की वॉर ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी अगर वो थोड़ी बहुत भी चूंचरा करें तो उनको अबडक्ट करके वो अमेरिका ले जाएं और उनके ऊपर मुकदमा चला दें। असल में बात यह है कि अमेरिका कर्जे में डूबा हुआ है, अमेरिका के पास पैसा नहीं है अपना कर्जा लुटाने के लिए, इंटरेस्ट लुटाने के लिए भी पैसा नहीं है, और जो है ट्रंप ने वादे किए थे जब उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करी थी, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, वो रिलीफ दे नहीं पा रहे हैं। तो उनको यही था कि जो वर्ल्ड ओवर जो है वो वही ऑयल का जो है मेन जो है लीडर रहें। जैसे कि उन्होंने पहले मिडल ईस्ट से ऑयल निकाल के इंटरनेशनल मार्केट में वो अपना व्यापार कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने कई कंट्रीज़ के ऊपर इसीलिए हमले करे या अपनी इंटरवेंशन वहाँ इसीलिए बनाए रखी क्योंकि वहाँ पर ऑयल था। और अब ये कंट्री जो है पहले इतने लंबे समय से उनके ऑयल रिसोर्स यूज़ करते रहे, और अब क्योंकि वो बात मान नहीं रहे हैं, तो इसलिए दूसरा ये भी बात है कि ट्रंप के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है जो उनको ऐसा बना दे कि हाँ जी ये उन्होंने अमेरिका के लिए कर दिया है। ना तो वो कोई इकोनॉमिक फ्रंट पर कुछ कर पा रहे थे, उनका जो टैरिफ वॉर है वो भी कुछ बहुत गेन नहीं कर पाया है, ना ही वो रशिया और यूक्रेन वॉर को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, ना ही उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो अभी उनको ये था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिसके हो के ओनली ट्रंप कैन डू दैट। तो ट्रंप इज ट्राइंग टू ट्रम्प एवरीथिंग, यू नो। तो ये एक कोई जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें एक कोई पॉजिटिव स्टेप इसको नहीं कहा जा सकता। बेशक उनके जो सपोर्टर हैं वो उनको दबी आवाज़ में या खुलेआम सपोर्ट भी करते रहें, परंतु ये उन खुद के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा होगा ही नहीं जो दूसरे की आवाज़, तो दैट इज अ सिंगल इम्पीरियलिस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड विच विल रूल ओवर द रेस्ट ऑफ इट। तो ये ना सिर्फ एक तरह से फिजिकल कंट्रोल है, ये एक मॉरल और जो बाकी सभी ढंग से जो है वो कंट्रोल एक स्टैब्लिश कर देता है एक कंट्री का, जो कि एक नेगेटिव चीज़ ही साबित होगी पूरी दुनिया के लिए। तो इस चीज़ को पूरे बाकी कंट्रीज़ को भी इसको सोच के एक प्रेशर बिल्ड करना चाहिए कि वो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं उनको रिस्पेक्टफुली वापस भेजें, और वहाँ पर जो है उनकी खुद वो डिसाइड करें कि इलेक्शन के बाद कि वो किस नेता को चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।